नमस्ते। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत भयानक है। अक्सर लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के भले बुरे का विचार नहीं करते, लेकिन भूत प्रेत और तंत्र मंत्र जैसी चीजों में की गई एक छोटी सी गलती के परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। ऐसी ही एक घटना नसीराबाद की रहने वाली प्रतिभा के परिवार में हुई, जहां घर का मामूली कलह एक खौफनाक दुश्मनी में बदल गया। प्रतिभा ने अपनी आप बीती हमारे साथ साझा की है। वह काफी उम्र की हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी अब तक नहीं हो पाई है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। प्रतिभा के परिवार में उसके दो बड़े भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी। वे चाहते थे कि अब प्रतिभा भी घर बसा ले। प्रतिभा सांवली और थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी। वह कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रही थी, इसलिए उसने घर वालों से साफ कह दिया कि वह अब भी शादी नहीं करना चाहती। उसके भाई भी मान गए, क्योंकि वे देखते थे कि वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा रही है और किसी पर बोझ नहीं है। परेशानी तब शुरू हुई जब उसकी बड़ी भाभी ललिता को उसके घर में रहने से चिढ़ होने लगी। ललिता का तर्क था कि अभी उम्र है तो शादी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। उसने यहां तक कहा कि पढ़ाई करनी है तो ससुराल जाकर कर लेना। जब प्रतिभा के भाई संजय ने ललिता को टोकते हुए कहा कि प्रतिभा अपनी पढ़ाई खुद के पैसों से कर रही है और किसी को परेशान नहीं कर रही, तो ललिता को यह बात चुभ गई। यहीं से उस नफरत की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर एक बेहद भयानक रूप ले लिया। ललिता बाहर से तो चुप हो गई, लेकिन उसके मन में प्रतिभा के प्रति नफरत और गहरी होती जा रही थी। उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर प्रतिभा ज्यादा पढ़ लिख गई और अच्छी नौकरी करने लगी तो उसके लिए ऊंचे खानदान का लड्डा ढूंढना पड़ेगा और फिर परिवार को भारी दहेज भी देना होगा। घर के बाकी सदस्य प्रतिभा के साथ थे, इसलिए ललिता चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। प्रतिभा को भाभी की चिढ़ का एहसास था, पर वह घर की शांति की खातिर चुप रहती थी। वह दूसरों की खुशी के लिए अपना करियर दांव पर नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देना जारी रखा। ललिता अब बात बात पर ताने देने लगी कि उसे प्रतिभा का भी काम करना पड़ता है, जबकि प्रतिभा अपना सारा काम खुद ही करती थी। रोज रोज के इन जगह निर्देशों को खत्म करने के लिए प्रतिभा के पिता ने एक सख्त फैसला लिया और ललिता व संजय की रसोई अलग करवा दी। एक शाम जब प्रतिभा ऑफिस से घर लौट रही थी तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उस दौर में बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे। प्रतिभा ने घर फोन करके बता दिया कि बारिश की वजह से उसे आने में देरी हो जाएगी। वह बारिश रुकने का इंतजार करने के लिए एक पेड़ डीडीएच के नीचे खड़ी दी ही हो गई। वहीं पास में कुछ गरीब बच्चे खेल रहे थे। प्रतिभा ने अपना समय बिताने के लिए अपने पर्स से चॉकलेट निकालकर उन्हें दी और उनके साथ खेलने लगी। जब बारिश थमी और प्रतिभा घर पहुंची तो काफी रात हो चुकी थी। घर घुसते ही ललिता ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। आज ललिता ने हद पार करते हुए प्रतिभा के चरित्र पर उंगली उठा दी। हमेशा चुप रहने वाली प्रतिभा से आज रहा नहीं गया और उसने पलटकर करारा जवाब दिया। घर में काफी हंगामा हुआ और घर वालों ने मुश्किल से मामला शांत कराया। गुस्से में भरी ललिता छत पर चली गई और पड़ीडी ढोसियों के सामने प्रतिभा की बुराई करने लगी। उसने झूठ फैला दिया कि प्रतिभा का ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वह बारिश का बहाना बनाकर उसी के साथ कहीं गई थी। ललिता ने अपनी तरफ से जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रतिभा को यह सब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बाहर वालों के सामने सफाई देने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। जब संजय घर आया तो प्रतिभा ने उसे भाभी की हरकतों और पड़ीडी ढोसियों के सामने की गई बदनामी के बारे में बताया, लेकिन संजय, जो पहले से ही घर के क्लेश से तंग आ चुका था, उल्टा प्रतिभा पर ही बरस पड्डी था और उसे ही गलत ठहराने लगा। प्रतिभा का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि यहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वह चुपचाप खाना खाकर अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। उधर कमरे में ललिता ने संजय के कान भरना जारी रखा, जिससे संजय के मन में अपनी बहन के प्रति नफरत और बढ़ गई। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
रात के सन्नाटे में सोते हुए अचानक ललिता को एक तेज झटका लगा और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह अपनी सुध-बुध खोए हुए बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला और सीधे पड़ोस के घर की घंटी बजा दी। उस घर में एक कुंवारा लड़का रहता था। आधी रात को ललिता को अपने दरवाजे पर खड्डा देख वह दंग रह गया। उसने घबरा कर पूछा, भाभी, इतनी रात को आप यहां, सब ठीक तो है? जवाब देने के बजाय ललिता उसे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराई और अचानक उसके गले लग गई। वह लडेचका बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत ललिता को खुद से दूर धकेला और बोला, भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूं, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। गर्मी की रात थी, इसीलिए उसी घर की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले कुछ लोग बालकनी में सो रहे थे। शोर सुनकर उनकी नींद खुल गई और उन्होंने नीचे का पूरा नजारा देख लिया। उन्होंने तुरंत संजय और आसपास के अन्य लोगों को जगाकर वहां इकट्ठा कर लिया। सबके सामने पगड़े जाने पर ललिता सकपका गई और खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने लगी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। इस लड़ी इशिके ने मुझे बहला फुसलाकर यहां बुलाया था। यह सुनते ही बालकनी से देख रहे व्यक्ति ने टोकते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम औरत हो तो क्या कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम इसे बहका रही थी और यह लड्डेचका तुम्हें रोक रहा था। अपनी पत्नी की यह करतूत देखकर संजय का खून खौल उठा। उसने गुस्से में ललिता को एक जोरदार थप्पड़ जडीद डीट दाच दिया। तमाशा बढ़ता देख संजय के पिता ने बीच बचाव किया और कहा, यहां सडीद एक पर तमाशा मत करो, जो बात करनी है घर चलकर करो। इसके बाद संजय ललिता को घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। संजय के मन में बस यही बात घर कर गई थी कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। गुस्से में पागल होकर वह ललिता के साथ मारपीट करने लगा, जबकि ललिता रोते हुए बार बार यही कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है। घर वालों ने किसी तरह बीच बचाव कर ललिता को संजय से छुड़वाया, लेकिन उस रात के बाद संजय ने ललिता से पूरी तरह दूरी बना ली। अगले दिन जब प्रतिभा कॉलेज जाने के लिए निकली, तब भी घर का माहौल तनावपूर्ण था। ललिता ने प्रतिभा के चरित्र पर जो झूठे इल्जाम लगाए थे, उसकी वजह से प्रतिभा के मन में भाभी के लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी। वह चुपचाप अपने कॉलेज चली गई और वहां से काम खत्म करके शाम को ऑफिस से घर के लिए निकली। रास्ते में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। प्रतिभा का मन तो था कि कहीं रुक जाए, लेकिन कल की घटना के डर से उसने रुकना ठीक नहीं समझा। वह भीगते हुए ही घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो सामने लगभग उसकी ही उम्र का एक लड़का खद्दी रहा था। उसके हाथ में छतरी थी और वह मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि प्रतिभा कुछ समझ पाती, वह लड़का तेजी से पास आया और प्रतिभा के ऊपर छतरी कर दी। प्रतिभा सकपका गई और घबरा कर बोली, अरे आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? लड़के ने बड़े सहज भाव से अपनी छतरी प्रतिभा को थमा दी और कहा, बताता हूं, पहले आप इसे पकड़ दिए, वरना बीमार पड्डू ऐसे जाएंगी। प्रतिभा ने जैसे ही छतरी पकड़ी, वह लड़का थोड़ा पीछे हटा और अपने पास मौजूद दूसरी छतरी खोल ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपके ही मोहल्ले में रहता हूं। घर जा रहा था तो आपको भीगते देखा तो रुक गया। प्रतिभा स्वभाव से अंतर्मुखी थी और मोहल्ले के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी, इसलिए उसे उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि वह किसी अजनबी से मदद नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उस वक्त बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों साथ साथ चलते हुए मोहल्ले की तरफ बहने लगे। कुछ दूर चलने के बाद जब बारिश रुकी तो प्रतिभा ने छतरी बंद की और उसे वापस लौटा दी। बातों बातों में प्रतिभा ने उस लड़के का नाम पूछा, जिस पर उसने अपना नाम नमन बताया और वहां से तेजी से निकल गया। प्रतिभा भी जल्दी से अपने घर आ गई। बारिश में भले ही प्रतिभा पूरी तरह नहीं भीगी थी, लेकिन शरीर पर पानी पड़ी डीएचने की वजह से रात होते होते उसे तेज बुखार चार अच गया। घर का माहौल ललिता की हरकतों की वजह से पहले ही तनावपूर्ण था, इसलिए प्रतिभा किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने खुद ही दवाई ढूंढने का फैसला किया।
काफी तलाश के बाद उसे अपनी मां शिवानी जी की अलमारी में एक दवाई मिली, लेकिन वह एक्सपायर हो चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे और बाहर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वह बिना दवाई खाए ही सोने चली गई। बुखार की वजह से प्रतिभा का शरीर बुरी तरह टूट रहा था। आधी रात होते होते उसका शरीर भट्टी की तरह तपने लगा और तापमान इतना बढ़ गया कि उसे बेहोशी सी छाने लगी। उसका सिर घूम रहा था और घबराहट की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। इसी बीच अर्ध बेहोशी की हालत में उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक साया अंदर दाखिल हुआ। कमरे में गहरा अंधेरा था और चक्कर आने की वजह से प्रतिभा को कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना तय था कि वह आकृति किसी आदमी की थी। वह शख्स चुपचाप प्रतिभा के पास आया और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। पूरी रात वह अनजान शख्स बिना रुके प्रतिभा की सेवा करता रहा, उसके हाथ पैर दबाता रहा। इसका असर यह हुआ कि सुबह तक प्रतिभा का बुखार न सिर्फ उतर गया, बल्कि वह चैन की नींद सो सकी। अगले दिन जब प्रतिभा की आंख खुली तो वह सोच में पटीच गई कि आखिर वह कौन था जिसने रात भर उसकी देखभाल की। उसे धुंधला सा याद था कि वह एक आदमी था। उसे यकीन था कि उसके भाई ऐसा नहीं कर सकते थे और उसके पापा भी नहीं, क्योंकि रात में सेवा करने वाले शख्स के सिर पर घने बाल महसूस हो रहे थे, जबकि उसके पिता के सिर पर बाल नहीं थे। नाश्ता करते समय भी प्रतिभा के मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह अनजान रक्षक कौन था। इसी बीच प्रतिभा का छोटा भाई तन्मय अपनी मां शिवानी जी से बोला, मां, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आजकल बाहर मोहल्ले में हमारे परिवार को लेकर काफी बातें हो रही हैं। पहले प्रतिभा को लेकर और अब भाभी की उस हरकत के बाद तो इज्जत दांव पर लग गई है। हम भाभी का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रतिभा की ओर बदनामी हुई तो आगे बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैंने इसके लिए एक अच्छा लड़ी डी एग्गा देखा है। खानदान भी नेक है। अगर आप कहें तो मैं कल ही उनसे बात पक्की कर लूं। बाहर की बातों का असर घर के बड़दीदों पर भी होने लगा था। उन्होंने एक नजर प्रतिभा की तरफ देखा, जिसकी आंखें विनती कर रही थीं कि अभी उसकी शादी न की जाए, लेकिन घर वालों को लगा कि रोज रोज की इस मानसिक परेशानी से बेहतर है कि प्रतिभा का घर बसा दिया जाए। उन्होंने तन्मय की बात पर हामी भर दी। यह सुनकर ललिता के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि वह तो यही चाहती ही थी कि किसी भी तरह प्रतिभा इस घर से चली जाए। प्रतिभा का दिल टूट गया। वह बिना नाश्ता किए अपना लंच बॉक्स उठाकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह कॉलेज खत्म कर ऑफिस की तरफ जा रही थी, तभी वही लडा डस डीएच का नमन दोबारा उसके सामने आ गया। उसने चिंता जताते हुए पूछा, तुम काफी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुनकर प्रतिभा अपनी सोच से बाहर आई और उसे अचानक सामने देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, अरे आप यहां कैसे? नमन ने सहजता से जवाब दिया, बस यहीं से गुजर रहा था। आपको इतना उदास देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। आखिर बात क्या है? प्रतिभा ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका मन बोझिल था। उसने कहा, देखो, मैं अपनी बातें किसी से साझा नहीं करती, लेकिन आज बहुत बुरा लग रहा है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि मेरी वजह से घर में किसी को तकलीफ न हो। मैं अपना खाना खुद बनाती हूं, कपड़े खुद धोती हूं और अपनी पढ़ाई का खर्च भी खुद उठा रही हूं। फिर भी पता नहीं क्यों मेरी भाभियों को मुझसे इतनी दिक्कत है कि वे मुझे घर से निकालने पर तुली हैं। अब लगता है मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। सच ही है, अपने ही सबसे पहले हमारे सपनों का गला घोंटते हैं। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। नमन कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने प्रतिभा की आंखों में देखकर भरोसे के साथ कहा, तुम इतनी हिम्मत मत हारो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस खुद पर भरोसा रखो। प्रतिभा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और उसने नमन से कहा, शुक्रिया नमन, मेरी बातें सुनने के लिए। भले ही मेरी परेशानी हल न हुई हो, लेकिन मन का बोझ हल्का जरूर हो गया है। बातें करते करते प्रतिभा अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी और वह काम के लिए अंदर चली गई। शाम को जब प्रतिभा घर लौटी तो वहां का नजारा बदला हुआ था। ललिता के माता पिता घर पर मौजूद थे और संजय गुस्से में ललिता पर चिल्ला रहा था।
माहौल इतना गर्म था कि ललिता की मां ने सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बरस पड़ी। तू तो अपना घर कभी बसा ही नहीं सकती। पहले नाटक करके अपनी रसोई अलग करवाई और अब पराए मर्दों के साथ मुंह काला कर रही है। इसीलिए अलग हुई थी ना, ताकि ये सब कर सके। संजय ने दो टूक शब्दों में कहा, देखिए, इसने मुझे मेरे परिवार से अलग किया, फिर भी मैं घर की शांति के लिए चुप रहा। लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रख सकता। आप अपनी बेटी को ले जाइए और याद रहे, इसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे जानबूझकर नहीं निकाला है। इसकी अपनी हरकतों ने इसे निकाला है। ललिता की जितनी बदनामी हो चुकी थी, उसके बाद उसके माता पिता जानते थे कि इसके लिए दूसरा घर मिलना नामुमकिन है। उसके पिता हाथ जोड़कर बोले, संजय बेटा, ऐसा मत करो, इसे एक आखिरी मौका दे दो। अगर अब इसने कुछ भी गलत किया तो तुम इसे बेझिझक घर से निकाल देना। तभी प्रतिभा की मां शिवानी जी बीच में बोली और कड़े लहजे में कहा, ऐसे कैसे इसे यहां रख लें? इसने मेरी मासूम बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया कि पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो रही है। अब यह तो यहां मजे से रह लेगी, लेकिन मेरी बेटी के चरित्र पर जो दाग लगा है, उसका क्या? सीधी सी बात है, अगर आप लोग खुद बाहर जाकर मोहल्ले वालों को सच बता सकते हैं कि आपकी बेटी का चाल चलन सही नहीं था और मेरी बेटी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसीलिए इसने प्रतिभा को बदनाम किया। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं इसे आज ही बाहर निकाल दूंगी। और अगर संजय ने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे भी घर से निकाल दूंगी। ललिता के माता पिता बेबसी में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। संजय को अब ललिता से कोई मतलब नहीं रह गया था। वह तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। अंत में अपनी बेटी का घर बचाने के लिए ललिता के माता पिता को झुकना पड़ा और उन्होंने वही किया जो शिवानी जी ने कहा था। नतीजा यह हुआ कि जो उंगलियां मां कल तक प्रतिभा पर उठ रही थीं, अब वे सब ललिता की तरफ मुड़ गईं। प्रतिभा का दामन तो साफ हो गया, लेकिन घर के भीतर नफरत की आग और तेज हो चुकी थी। मोहल्ले में ललिता की बदनामी इस कदर फैल गई कि वह जहां भी जाती, लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखते और लड़के फप्तियां कसते। ललिता अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन वह कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रतिभा को देखने के लिए लड़के वाले घर आए। वह लड़का प्रतिभा से बेहद अजीब और आपत्तिजनक सवाल करने लगा, जैसे, तुम्हारे पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? उसकी ऐसी बातें सुनकर प्रतिभा की मां का पारा चढ़ गया। उन्होंने आव देखा ना ताव लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने बेटे तन्मय को भी जमकर फटकारा और कहा, तू अपनी इकलौती बहन के लिए ऐसा घटिया रिश्ता लाया है। आज के बाद तुम भाइयों को अपनी बहन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जिंदा हैं। अब प्रतिभा की शादी तभी होगी जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। यह सुनकर प्रतिभा की जान में जान आई और वह बेहद खुश हुई। जो घर वाले कल तक उसे विदा करने पर तुले थे, अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। अगले दिन जब प्रतिभा कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में उसे फिर से नमन मिला। उसने प्रतिभा की खुशी का कारण पूछा तो वह चहकते हुए बोली, लगता है मुझे तुम्हारी दुआ लग गई। मेरी शादी की मुसीबत टल गई है। अब बस मन लगाकर पढ़ाई और फिर एक अच्छी सी नौकरी करनी है। प्रतिभा अभी बोल ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सहेली खड़ी थी। सहेली ने अजीब नजरों से पूछा, अरे यार, तू किससे बातें कर रही है? प्रतिभा ने हैरानी से उस तरफ पलट कर देखा जहां नमन खड़ा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि नमन इतनी जल्दी कहां गायब हो गया। तभी उसकी सहेली ने दोबारा कहा, अरे यार, मैं कितनी देर से तुझे अकेले ही हवा में बातें करते देख रही हूं, तू ठीक तो है ना? यह सुनकर प्रतिभा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे नमन कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक साया लगने लगा था। कॉलेज में भी वह इसी उलझन में डूबी रही। अचानक जब उसकी नजर क्लास की खिड़की पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। नमन खिड़की के बाहर खड़ा उसे ही एकटक देख रहा था। प्रतिभा बुरी तरह घबरा गई कि आखिर यह नमन कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है। प्रतिभा की रूह कांप गई। उसने कांपती उंगलियों से खिड़की की ओर इशारा करते हुए अपनी सहेली से पूछा,
तुझे उस खिड़की पर कोई दिख रहा है? सहेली ने उस तरफ देखा, लेकिन वहां सिवाय खाली कांच और रोशनी के कुछ भी नहीं था। उसने हैरानी से कहा, अरे यार, वहां कोई नहीं है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? प्रतिभा की नजरें अभी भी उसी खिड़की पर जमी थीं, जहां वह आकृति खड़ी उसे एकटक निहार रही थी। उसने सहेली को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसे अकेलेपन से खौफ होने लगा था। अब उसके दिमाग की कड़ियां जुड़ने लगी थीं। उसे समझ आ गया था कि उस रात बुखार में जलते हुए शरीर पर ठंडी पट्टियां रखने वाला कोई इंसान नहीं था। और तो और भाभी ललिता का रात के वक्त अचानक उठकर पड़ोसी के पास जाना और अजीब हरकतें करना, इन सब के पीछे भी यकीनन इसी साय का हाथ था। प्रतिभा ने बचपन से छलावों और अदृश्य शक्तियों के बारे में सुना था, और अब उसे यकीन हो गया कि वह किसी ऐसी ही चीज के घेरे में है। कॉलेज खत्म होते ही प्रतिभा बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, प्रतिभा, मेरी बात तो सुनो। यह नमन था। प्रतिभा ने अनसुना कर दिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे वहां कोई है ही नहीं। उसकी खामोशी देख नमन उसके करीब आया और बोला, देखो, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर मैं पहले ही बता देता कि मैं इंसान नहीं हूं तो तुम डर जाती। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाना कभी नहीं था। मैं अक्सर अपने काम से काम रखता हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही है तो मुझसे रहा नहीं गया। यह सुनकर प्रतिभा ठिठक गई। उसने गौर किया कि इस शक्ति ने अब तक उसका भला ही किया था। अगर आज वह चैन की सांस ले पा रही थी और उसकी शादी का संकट टला था तो वह इसी की वजह से था। वह धीरे से पीछे मुड़ी और नमन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे मन में डर है, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। आखिर सच क्या है? कौन हो तुम? नमन कुछ पल खामोश रहा, जैसे अपनी सदियों पुरानी दास्तां याद कर रहा हो। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं असल में एक ब्रह्म राक्षस हूं। मौत के बाद से मुक्ति के इंतजार में भटक रहा हूं। मेरा इंसानों की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन याद है वो दिन जब तुम बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे रुकी थी? मैं उसी पेड़ पर रहता था। मैंने तुम्हें उन गरीब बच्चों के साथ निस्वार्थ भाव से खेलते देखा। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, लेकिन तुम्हारी वो मासूमियत देख मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक चला आया। नमन की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, वहां जाकर मैंने देखा कि तुम्हारी कोई गलती न होने पर भी तुम्हें किस कदर प्रताड़ित किया जा रहा था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। प्रतिभा कुछ देर खामोश रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, तुम्हारी मदद के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं नमन, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पीछे ना आओ। एक इंसान और एक रूह का साथ सही नहीं है। नमन ने कुछ पल सोचा और फिर भारी मन से बोला, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, अगर कभी भी तुम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जहां से निकलने का कोई रास्ता ना सूझे, तो बस मुझे याद करना, मैं तुम्हें हर हाल में उस संकट से निकालूंगा। प्रतिभा ने सिर हिलाकर हामी भरी और नमन देखते ही देखते ओझल हो गया। अब प्रतिभा की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी। वह बेखौफ होकर अपना काम कर रही थी। नमन की मदद का ही असर था कि अब घर में भी कोई उसे परेशान नहीं करता था, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक शाम प्रतिभा को ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई। कंपनी में कुछ खास क्लाइंट्स आए थे, जिनकी वजह से उसे रुकना पड़ा। जब वह घर के लिए निकली तो गलियां सूनी हो चुकी थीं। रास्ते में अचानक सामने से 4 आवारा लड़के आते दिखाई दिए। उनके चलने के तरीके और आंखों की चमक से साफ था कि उन्होंने नशा किया हुआ है। वह सड़क पूरी तरह सुनसान थी और दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं। प्रतिभा को अकेला देख उन लड़कों की नीयत डोल गई। उन्होंने तेजी से आकर प्रतिभा को चारों तरफ से घेर लिया। प्रतिभा अब भी मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि उनमें से एक ने फुर्ती से उसका मुंह दबा लिया। प्रतिभा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों की ताकत के आगे वह बेबस थी।
वे लोग उसे घसीटते हुए सड़क किनारे की अंधेरी झाड़ियों में ले जाने लगे। प्रतिभा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसे अपनी आबरू और जान खतरे में नजर आ रही थी। प्रतिभा के मन में दहशत बैठ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन दरिंदों से खुद को कैसे बचाए। तभी उसे नमन की कही हुई बात याद आई। उसने आंखें बंद की और पूरी शिद्दत से मन ही मन नमन को पुकारा। अगले ही पल वे चारों लड़के अपनी अपनी जगह पर पत्थर की तरह जड़ हो गए। उनके हाथ पैर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए थे। इससे पहले कि प्रतिभा कुछ समझ पाती, उसे नमन की फिक्रमंद आवाज सुनाई दी। तुम ठीक तो हो ना? प्रतिभा ने मुड़कर देखा। नमन उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर उन लड़कों के लिए भयानक गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रतिभा इतनी डरी हुई थी कि वह दौड़कर नमन के करीब चली गई। उसकी मौजूदगी में उसे खुद के बेहद सुरक्षित होने का एहसास हुआ। नमन ने उसे संभाला और सहारा देकर घर की ओर ले जाने लगा। रास्ते में जब प्रतिभा की घबराहट थोड़ी कम हुई तो वह बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नमन। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं वे लोग मेरे साथ क्या करते। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, बस शर्त यह है कि तुम किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर नमन की खुशी का ठिकाना न रहा। अब नमन साए की तरह प्रतिभा के साथ ही रहने लगा। दोनों घंटों बातें करते। जब प्रतिभा पढ़ाई करती तो नमन इस बात का पूरा ख्याल रखता कि घर का कोई भी सदस्य उसे परेशान न करे। वक्त के साथ प्रतिभा नमन से एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगी थी। खाली समय में दोनों साथ टहलते और प्रतिभा को अब समझ आ चुका था कि यह रिश्ता महज दोस्ती नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन प्रतिभा के मन में एक उलझन थी। वह इस अदृश्य प्रेमी के बारे में अपने घर वालों को क्या बताएगी। अभी वह इसी क्षमकश में थी कि एक दिन उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने प्यार से प्रतिभा का हाथ थामकर कहा, बेटा, अगले साल तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि उसके तुरंत बाद तुम शादी कर लो। मेरा बुढ़ापा है और शरीर अब साथ नहीं देता। मुझे डर है कि मेरे बाद तुम्हारे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएंगे या नहीं। इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी सुरक्षित हाथों में सौंपकर चैन की नींद सोना चाहता हूं। पिता की बात सुनकर प्रतिभा सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता को कैसे समझाए कि उसने अपना दिल एक ऐसी रूह को दे दिया है जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। पिता की बात सुनकर प्रतिभा ने मिन्नत करते हुए कहा, पापा, मैं अभी अपने पैरों पर खड़ी रीढ़ा होना चाहती हूं, नाम कमाना चाहती हूं। शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बरहट जाएंगी कि मैं अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊंगी। बस मुझे 2 साल की मोहलत दे दीजिए, मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगी। तभी उसकी मां बीच में बोली, बेटा, हमने लड़ैच के वालों से बात कर ली है। उन्हें तुम्हारे काम करने से कोई एतराज नहीं है। अगर शादी के बाद भी तुम कुछ करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई और वजह है या तुम किसी और को पसंद करती हो तो हमें साफ साफ बता दो। प्रतिभा सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने बस इतना कहा कि वह सोचकर बताएगी और अपने कमरे की तरफ भाग गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, नमन की भारी और उदास आवाज गूंजी, तो तुम शादी कर रही हो? प्रतिभा ने उसकी आंखों में देखा और भावुक होकर कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती नमन, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं, लेकिन यह बात मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं? वे कभी नहीं मानेंगे। प्रतिभा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने ललिता खद्दी थी और उसके पीछे घर के बाकी सदस्य। सब प्रतिभा को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बद्धा गुनाह कर दिया हो। ललिता जहर उगलते हुए बोली, देख लिया आप सबने, मैं तो पहले ही कहती थी कि पढ़ाई लिखाई तो बस एक बहाना है। असल में तो यह किसी से मिलने जाती है। अब देख लो, रंगे हाथों पकड़ ही गई ना। अकेले कमरे में किससे बातें कर रही थी? प्रतिभा का खून खौल उठा। उसने पलटकर जवाब दिया, रंगे हाथों मैं पकड़ी गई हूं या आप पकड़ी गई थी,
वह तो भला हो उस पड़ोसी लड़के का जो शरीफ निकला, वरना आपने तो इस घर की इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह सुनते ही उसकी मां ने प्रतिभा को एक जोरदार थप्पड़ धचका और चिल्लाकर बोली, भाभी, पर कीट उछालने से तू पाक साफ नहीं हो जाएगी। जो काम यह कर रही थी वही तू भी कर रही है। हमने तेरी हर जिद पूरी की और बदले में तूने हमें यह सिला दिया। बता, कौन है वो लाडियच का जिसे तू छुप छुप कर बातें कर रही है? प्रतिभा खामोश रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर कोई साधारण लाडेच का होता तो शायद वह एक बार को सच बोल भी देती, लेकिन यहां मामला एक ब्रह्म राक्षस का था। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो घर वाले किसी तांत्रिक को बुलाकर नमन को कैद करवा देंगे। गुस्से में पागल होकर उसके भाई उसे मारने पीटने लगे। प्रतिभा चुपचाप सब सहती रही, लेकिन दीवार के कोने में खड़ी दिया नमन यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब तन्मय ने प्रतिभा पर हाथ उठाने के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया तो नमन का सब्र टूट गया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने तन्मय को हवा में उछाला और पूरी ताकत से पीछे की दीवार पर दे मारा। घर वाले यह मंजर देखकर चीख उठे, क्योंकि उन्हें वहां तन्मय को मारने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तन्मय के साथ जो हुआ उसे देखकर प्रतिभा के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवा में उछलकर दीवार से टकराना कोई सामान्य घटना नहीं थी। पूरे परिवार के मन में दहशत बैठ गई और उन्हें यकीन हो गया कि प्रतिभा किसी खौफनाक साए या प्रेत के वश में है। हालात को भांपते हुए उसकी मां ने अपनी रणनीति बदली और बेहद शांत स्वर में कहा, देख प्रतिभा बेटा, हमें पता है कि तू जो भी कर रही है सोच समझकर ही कर रही होगी। अब से तुझे कोई नहीं टोकेगा, तू जैसा चाहे वैसा कर। उन्होंने इशारे से सबको अपने अपने कमरों में जाने को कहा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अब वहां सिर्फ प्रतिभा थी और अदृश्य नमन। प्रतिभा का मन भारी था। वह जानती थी कि उसके घर वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्हें डर था कि कहीं वे नमन को काबू करने के लिए किसी तांत्रिक का सहारा न ले लें। नमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भारी आवाज में बोला, मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वे तुम्हें पीट रहे थे और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्रतिभा ने उसकी ओर देखा और रुआंसी होकर बोली, तो अच्छा ही होता नमन, कम से कम हमारे बीच ये जो जीवन और मौत का फासला है वो तो मिट जाता। हम हमेशा के लिए एक हो जाते। यह सुनकर नमन ने उसे समझाते हुए कहा, पागल मत बनो। हर इंसान को इस धरती पर आने के बाद अपने हिस्से के कर्म पूरे करने होते हैं, तब जाकर उसे विदा लेनी होती है। मेरे तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले तुम्हारे जो सपने थे तुम्हें उन्हें पूरा करना है। मैं जानता हूं कि एक इंसान और एक ब्रह्म राक्षस का कोई मेल नहीं है। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। आखिर मैं तो पहले ही मर चुका हूं। मेरी मुक्ति का समय कब आ जाए कोई नहीं जानता। प्रतिभा की आंखों में आंसू भर आए। उसने दृढ़ता से कहा, जब तुम्हारी मुक्ति का समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। नमन खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस असंभव प्रेम का अंत क्या होगा। उसने बस इतना सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। वे दोनों अपने कमरे में आ गए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर के बाकी सदस्यों ने किवाद दादीज के पीछे से उनकी सारी बातें सुन ली थी। घर वाले अब जान चुके थे कि प्रतिभा किसी मामूली भूत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस के प्रेम में है। अगले दिन जब प्रतिभा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो घर का माहौल काफी अजीब था। घर के सभी सदस्य उसे चोरी छिपे घूर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रतिभा की नजर उन पर पड़ती वे तुरंत अपनी नजरें चुरा लेते। जब प्रतिभा निकलने वाली थी तभी उसका भाई संजय उसके पास आया और बड़े प्यार से बोला, प्रतिभा रुक, आज मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूं और शाम को लेने भी आ जाऊंगा। प्रतिभा वहीं ठिठक गई और हैरानी से बोली, भाई आज अचानक ये बदलाव कैसे? मुझे याद है जब भी मैंने आपसे छोड़ने के लिए कहा आपने हमेशा मना किया, चाहे आप घर पर खाली ही क्यों ना बैठे हो। मैं अब तक अकेले आती जाती रही हूं और आगे भी चली जाऊंगी। इतना कहकर प्रतिभा वहां से निकल गई। रास्ते में नमन उसके साथ चल रहा था।
उसने प्रतिभा को आगाह करते हुए कहा, तुम्हारे घर वालों के मन में डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि तुम मेरे बहकावे में आकर अपनी जान न दे दो, इसीलिए वे अब किसी ऐसे तांत्रिक की तलाश में हैं जो मुझे तुमसे दूर कर सके। यह सुनकर प्रतिभा घबरा गई और बोली, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं घर ही नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी। नमन ने उसे समझाते हुए कहा, प्रतिभा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि तुम वो मुकाम हासिल करो जो मैं नहीं कर पाया। मैं ब्राह्मण कुल से था, लेकिन जैसे जैसे बद्दा हुआ, बुरी आदतों में पड्डी गया। मैंने अपना जीवन बिना किसी लक्ष्य के गंवा दिया, इसीलिए आज इस हाल में भटक रहा हूं। तुम्हारे पास एक सपना है, एक लक्ष्य है, तुम उस पर ध्यान दो। अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं खुद को संभाल लूंगी। बस मेरी एक बात मानो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। प्रतिभा ने भारी मन से उसकी बात मान ली और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। शाम को जब वह सही सलामत घर लौटी तो घर वालों ने चैन की सांस ली। प्रतिभा चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी मां शिवानी जी कमरे में आई और बोली, बेटा, घर में काफी समय से कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है। मैं सोच रही हूं कल एक छोटी सी पूजा रखवा लूं, तेरा क्या ख्याल है? प्रतिभा समझ गई कि यह सब उसे ठीक करने के लिए हो रहा है। फिर भी उसने सहज होकर कहा, मां, मेरे कहने से क्या होता है? अगर आपको पूजा करवानी है तो शौक से करवाइए। अगले दिन घर में विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। पंडित जी ने घर के सभी सदस्यों की कलाई पर रक्षा सूत्र मौली बांधा। जब प्रतिभा की बारी आई तो उसने भी बिना किसी विरोध के अपनी कलाई आगे कर दी। यह देखकर उसकी मां को बड़ी राहत मिली। उन्होंने प्रतिभा के पिता से धीरे से कहा, लगता है पूजा का असर हो गया है। वह प्रेत अब हमारी बेटी को छोड़ कर जा चुका है, तभी तो इसने बिना किसी नखरे के रक्षा सूत्र बंधवा लिया। प्रतिभा के माता पिता को अब पक्का विश्वास हो चुका था कि पूजा पाठ से काम बन गया है। प्रतिभा की मां ने धीरे से उसके पिता से कहा, अब इससे पहले कि फिर कोई आफत आए, किसी पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाकर घर बंधवा दो, ताकि कोई प्रेत दोबारा कदम न रख सके। उसके पिता को यह सुझाव सही लगा और वे किसी तांत्रिक की तलाश में जुट गए। उधर कमरे में नमन ने प्रतिभा को सतर्क करते हुए कहा, देखो, अब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। घर में बिल्कुल सामान्य रहो और किसी के सामने मुझसे बात करने की गलती मत करना। जो भी मुसीबत आएगी मैं देख लूंगा। तुम इन धागों और तंत्र मंत्र से मत डरो। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं, मैं मंदिर भी जा सकता हूं, तो ये मामूली टोटके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रतिभा ने नमन की बात मान ली। उसी शाम जब वह पढ़ाई कर रही थी, उसके पिता कमरे में आए और बोले, बेटा, कल मैंने लाडेडी ऐड के वालों को फिर से बुलाया है। तुम्हें इस बार हां करनी ही होगी। मैंने सब जांच परख लिया है। प्रतिभा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, पापा, यह मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर कल को कुछ गलत हुआ तो आपके बाद भाई भाभी मुझे पूछेंगे तक नहीं। इसलिए मैं LDHK को खुद ठोक बजाकर देखूंगी, तभी शादी के लिए मानूंगी। आखिर भाभी को भी तो आपने ही देखकर पसंद किया था ना। फिर भी वे कैसी निकली ये हम सब देख ही रहे हैं। यह सुनकर पिता निरुत्तर हो गए, क्योंकि दोनों बहुओं का चुनाव उन्हीं का था और आज वही बहुएं घर की शांति भंग कर रही थी। अगले दिन जब LDHK वाले घर आए तो उन्होंने प्रतिभा का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। प्रतिभा ने उनके हर सवाल का सलीके से जवाब दिया। कुछ देर बाद LDHK के पिता अपनी कुर्सी पर पसरते हुए बोले, LDHK ठीक ठाक है, लेकिन रंग थोड़ा सांवला है और रूप रंग भी साधारण ही है। खैर, हम फिर भी रिश्ता जोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमारा ख्याल रखें। हमारी कुछ डिमांड्स दहेज हैं, उन्हें पूरा कर दीजिएगा। यह सुनकर प्रतिभा का खून खौल उठा। उसने एक नजर अदृश्य नमन की तरफ देखी और फिर LDHK वालों की आंखों में आंखें डालकर बोली, आपने तो मुझे देखकर अपनी राय दे दी, अब जरा मैं भी आप लोगों के बारे में कुछ जान लूं। प्रतिभा की बेबाकी सुनकर लड़के वाले हक्के बक्के रह गए। उसने सीधे लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, पापा ने बताया कि आपका बेटा 20,000 कमाता है, जबकि उससे कहीं ज्यादा तो मैं अपनी इंटर्नशिप और काम से कमा लेती हूं।
मुझे आपके बेटे का स्वभाव भी पसंद नहीं आया। अगर इनसे मेरी शादी हो भी गई तो मेरा कोई भविष्य नहीं होगा, इसलिए माफ कीजिए, मैं यह शादी नहीं कर सकती। यह सुनते ही ललिता बीच में कूद पड़ी और चिल्लाकर बोली, साफ साफ बोलना कि तू कहीं और गुल खिला रही है। प्रतिभा ने तपाक से जवाब दिया, भाभी, आप मेरे बारे में झूठ फैला रही हैं, क्योंकि आपको मुझसे जलन होती है और आप कहां कहां मुंह मारती हैं, यह तो पूरा मोहल्ला जान चुका है। पापा, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहां लोग खुद काबिल नहीं हैं और मुझ में कमियां निकाल रहे हैं। अपमानित होकर लड़के वाले वहां से चले गए। तन्मय ने प्रतिभा पर चिल्लाना चाहा, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे शांत कराते हुए एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ। अगर तुम्हें इसकी पसंद पर भरोसा नहीं तो तुम इसकी जिम्मेदारी लो। गारंटी दो कि शादी के बाद अगर इसे कोई परेशानी हुई तो तुम न सिर्फ इसका ख्याल रखोगे बल्कि घर की जायदाद में इसे हिस्सा भी दोगे। यह सुनते ही दोनों भाइयों के मुंह पर ताले लग गए। वक्त गुजरता गया। अब जब भी प्रतिभा के लिए कोई रिश्ता आता, नमन की मौजूदगी या प्रतिभा की हाजिर जवाबी की वजह से बात बिगड़ जाती। इसी बीच प्रतिभा ने अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में शानदार पैकेज पर नौकरी मिल गई। एक तरफ प्रतिभा अपनी कामयाबी की सीढ़ियां छार एच रही थी, तो दूसरी तरफ ललिता ईर्ष्या की आग में जल रही थी। उसे डर था कि प्रतिभा हाथ से निकल जाएगी और जायदाद में हिस्सा भी ले लेगी। इसी नफरत में उसने एक खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया। वह अपने मायके गई और अपनी मां के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। उसने झूठ का जाल बुनते हुए कहा, मां, उस प्रतिभा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वह जानबूझकर शादी नहीं कर रही ताकि घर की प्रॉपर्टी हड्डी डीडीए छप सके। उसे पढ़ाने लिखाने में मेरा और संजय का सारा पैसा बर्बाद हो गया और अब वह हमें ही आंखें दिखा रही है। ललिता की बातों में आकर उसके घर वाले प्रतिभा के दुश्मन बन बैठे। उन्हें अपनी बेटी बेचारी और प्रतिभा एक लालची औरत नजर आने लगी। वे अब ललिता के साथ मिलकर प्रतिभा को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे थे। ललिता की मां अपनी बेटी की बातों में आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। ललिता ने अपनी योजना समझाते हुए कहा, मां, वह लड़की इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें कुछ बड़ा करना होगा। याद है, मौसी की पड़ोसन पर जो बाधा आई थी उसे एक तांत्रिक ने ठीक किया था। आप बस उसका पता निकालिए। उसी शाम ललिता की मां ने तांत्रिक का नंबर लिया और अगले ही दिन दोनों मां बेटी उससे मिलने पहुंच गई। ललिता ने वहां झूठ का जाल बुना और कहा कि उसकी ननद उसका हक मारना चाहती है और उसके लाखों रुपए हड़प चुकी हैं। उसने तांत्रिक से गुहार लगाई कि कुछ ऐसा करें कि वह ननद अपना सारा हक छोड़ दे। तांत्रिक ने एक पुड़िया देते हुए कहा, यह पुड़िया अपनी ननद को खिला देना। इसके बाद मेरा एक प्रेत उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा और वह वही करेगी जो तुम चाहोगी। ललिता खुशी खुशी घर लौटी और उसने उस तांत्रिक पाउडर को एक लड्डू में मिला दिया। रात के खाने के समय उसने सबकी थाली में एक एक लड्डू रखा, लेकिन प्रतिभा की थाली में वे खास तंत्र मंत्र वाला लड्डू परोसा। प्रतिभा जैसे ही उसे खाने वाली थी, अदृश्य नमन ने उसके कान में सारा सच कह दिया। यह सुनकर प्रतिभा के होश उड़ गए। उसने लड्डू वापस थाली में रख दिया। ललिता लगातार प्रतिभा पर लड्डू खाने का दबाव बना रही थी। दोनों के बीच बहस बढ़ती देख संजय चिढ़ गया। उसने प्रतिभा की थाली से वही लड्डू उठाया और खुद खा लिया। उसने झिझकते हुए कहा, लो, अब ठीक है, तुम दोनों बस लड्डीती रहती हो। ललिता ये देखकर सन्न रह गई। उसका दांव उलटा पडेच चुका था। प्रतिभा ने कमरे में जाकर नमन से पूछा, भाई ने वो लड्डू खा लिया है, उन्हें कुछ होगा तो नहीं? नमन ने सांत्वना देते हुए कहा, नहीं, वह बस अब तुम्हारी भाभी के वश में रहेगा, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह पहले भी उसी की सुनता था। उधर ललिता को शक हुआ कि तांत्रिक ने उसे ठग लिया है। उसने संजय को आजमाने के लिए कहा, अभी मां के कमरे में जाओ और प्रतिभा की शादी के लिए बनवाया हुआ हार मांगकर लाओ। संजय ने उसे घूरते हुए मना कर दिया, जिससे ललिता को यकीन हो गया कि तंत्र ने काम नहीं किया। वह अगले दिन तांत्रिक से लड्डी एडने का मन बना चुकी थी। लेकिन उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में था,
संजय की हालत बिगड़ने लगी। उसे कमरे में भयानक घुटन महसूस होने लगी, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। संजय की हालत पल पल बिगड़ रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने पास सो रही ललिता को जगाया और अपनी तकलीफ बताई। ललिता को समझते देर न लगी कि तांत्रिक के भेजे उस प्रेत ने अपना काम शुरू कर दिया है। वह संजय को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रेत अब संजय के शरीर पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश कर रहा था। इस खींचतान में संजय के शरीर ने कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने सामने आई ललिता को जोरदार धक्का देकर दूर फेंका और हिंसक होकर उस पर हमला करने लगा। ललिता डर के मारे चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। शोर सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहां जमा हो गए और घबराकर पूछने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक संजय शांत पड़ गया और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों बाद वह उठ खड़ा हुआ और सामान्य स्वर में बोला, कुछ नहीं, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, पर अब मैं ठीक हूं। ललिता ने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया कि अब संजय के शरीर के भीतर वह किराए का प्रेत अपनी जगह बना चुका है। सबके जाने के बाद जब ललिता और संजय कमरे में अकेले थे तो संजय प्रेत की आवाज बदल गई। उसने कहा, इस घर में एक ब्रह्म राक्षस है, मैंने उसे देखा है, वह तुम्हारी ननद के पास ही रहता है। ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि घर में हुई पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का प्रतिभा पर कोई असर क्या नहीं हुआ था। नमन की शक्ति के सामने वे मामूली टोटके कुछ भी नहीं थे। ललिता ने अपनी साजिश की दिशा बदलते हुए प्रेत से कहा, देखो, मैं तो चाहती थी कि तुम प्रतिभा के शरीर पर कब्जा करो, पर वह चालाक निकली और उसने वह लड्डू अपने भाई को खिला दिया। अब मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। तुम मेरी सास प्रतिभा की मां को मारने की कोशिश करना। हमें यह साबित करना होगा कि यह सब प्रतिभा ने करवाया है। इससे वह जेल चली जाएगी और मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। प्रेत ने अपनी लाल आंखें घुमाई और भारी आवाज में पूछा, लेकिन उस ब्रह्म राक्षस का क्या? वह हमारे बीच में नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? वह बहुत शक्तिशाली है। ललिता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, वह कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पास एक और प्लान है। कल जब प्रतिभा ऑफिस जाएगी तो मैं उस तांत्रिक से दोबारा बात करूंगी और उसे रास्ते से हटा दूंगी। अगले ही दिन जैसे ही प्रतिभा काम के लिए निकली, ललिता भागते हुए तांत्रिक के पास पहुंची। उसने घबराते हुए झूठ बोला, बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी ननद ने एक बेहद शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस को हमारे घर में छोड़ रखा है। वह हम सबको मार डालना चाहता है। आप किसी भी तरह उस ब्रह्म राक्षस को पकड़ दचकर कैद कर लीजिए। तांत्रिक ने गंभीर होकर अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद बोला, ब्रह्म राक्षस कोई साधारण बला नहीं होती। उसे भिद्दना मेरे लिए भी जान जोखिम में डालने जैसा है। वह एक ज्ञानी आत्मा होती है। उसे वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। ललिता किसी भी कीमत पर नमन को प्रतिभा से दूर करना चाहती थी, इसलिए वह तांत्रिक की हर शर्त मानने को तैयार हो गई। शाम को जब प्रतिभा थकी हारी घर लौटी तो सामने का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। घर के आंगन में ललिता और वह तांत्रिक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। तांत्रिक के हाथ में जलती हुई धूनी और कुछ अजीब सा सामान था। प्रतिभा के मन में डर बैठने लगा। तभी उसके कान में नमन की शांत आवाज गूंजी, तुम डरो मत प्रतिभा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस खुद पर भरोसा रखो। नमन ने हिम्मत तो दी, पर तांत्रिक की डरावनी शक्ल देखकर प्रतिभा का कांपना बंद नहीं हुआ। उसने कड़ी ढीठे लहजे में पूछा, ये कौन है और हमारे घर में इनका क्या काम है? ललिता चिल्लाते हुए बोली, अब नाटक बंद कर। मुझे सब पता चल चुका है कि तेरे साथ एक ब्रह्म राक्षस रहता है। तूने उसी के दम पर इस घर का सुख चैन छीन लिया है और संजय को भी वश में कर लिया है। आज इस तांत्रिक की मदद से मैं उस साये को तुझसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबसी से कहा, भाभी, मुझे पता है कि आपको मुझसे जलन होती है और आप हमेशा मेरे पीछे पड्डी ढी ही रहती हैं। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती,
इसीलिए मैंने अपना ट्रांसफर बेंगलोर वाली ब्रांच में करवा लिया है। मैं कल ही जा रही हूं। और रही बात जायदाद की, तो मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब तो आप खुश हैं ना? लेकिन ललिता की नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसे अब जायदाद से ज्यादा प्रतिभा की बर्बादी देखनी थी। वह जहर उगलते हुए बोली, अभी तो तू ये बोल रही है, लेकिन बाद में फिर लौटकर यहां रोना धोना करेगी। अगर तेरा कोई गलत इरादा नहीं था तो तू चुपचाप शादी करके यहां से विदा क्यों नहीं हो गई? प्रतिभा ने पलटकर जवाब दिया, मेरी शादी हो या ना हो, उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी जिंदगी मेरा फैसला है। मैं घर छोड़े दाच कर जा रही हूं, फिर भी तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे रही हो। तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और हवा में पीली सरसों उछालने लगा। पूरे घर में एक अजीब सी भारीपन छा गया। नमन अदृश्य रूप में वहीं खड़ा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं, पर वह प्रतिभा को दिए वचन की वजह से खुद को रोके हुए था। प्रतिभा ने हाथ जोड़कर विनती की, भाभी, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ता रही हूं, मैं बस शांति चाहती हूं, इसलिए यह सब यहीं खत्म कर दो। लेकिन वह तांत्रिक, जो अब तक खामोश था, अपनी भारी आवाज में बोला, देखो बेटी, मुझे आभास हो रहा है कि तुम मन की बुरी नहीं हो, लेकिन मैं इस ब्रह्म राक्षस को तुम्हारे पास नहीं छोड़ दे सकता। यह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। ब्रह्म राक्षस बहुत चालाक और कपटी होते हैं। वे अपना काम निकालने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इसे कैद करके यहां से दूर ले जाऊंगा। इससे पहले कि प्रतिभा कुछ कह पाती, तांत्रिक ने तीव्र स्वर में मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि तांत्रिक के तांत्रिक मंत्रों का नमन पर कोई खास असर नहीं हुआ। नमन की गंभीर आवाज गूंजी, जो केवल तांत्रिक और प्रतिभा को सुनाई दे रही थी। शास्त्री जी, मेरा इरादा गलत नहीं है, लेकिन आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। तांत्रिक चौंक गया और बोला, अगर तुम सही होते तो ब्रह्म राक्षस की योनि में न भटकते। यह कहकर तांत्रिक ने पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अजीब बात थी कि जहां तांत्रिक क्रियाओं से नमन अडिग था, वहीं हनुमान चालीसा की पवित्र चौपाइयों का असर उस पर होने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वह कमजोर पड़े डी इचने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक ने एक विशेष अभिमंत्रित बोतल निकाली और नमन को उसमें कैद कर दिया। यह देखकर प्रतिभा की चीख निकल गई। वह पागलों की तरह तांत्रिक के आगे गिद्धाने लगी। बाबा, उसे छोड़ डच दीजिए, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने मेरी जान बचाई है। लेकिन तांत्रिक ने एक न सुनी और उस बोतल को अपने झोले में रखकर वहां से जाने लगा। प्रतिभा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके भाइयों और पिता ने उसे पकड़ DDH लिया। प्रतिभा लाचार होकर रोती रही, जबकि उसकी आंखों के सामने उसका इकलौता रक्षक और दोस्त दूर ले जाया जा रहा था। जैसे ही तांत्रिक गया, ललिता के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान आ गई। उसने घर के सभी सदस्यों के सामने जहर उगलना शुरू किया। देख लिया आप सबने, ये उस साए के वश में थी। उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वह सब इसी ने उस ब्रह्म राक्षस से करवाया था, ताकि मुझे बदनाम कर सके। ये खुद पाक साफ बनकर आप सबकी नजरों में महान बनना चाहती थी। प्रतिभा के घर वाले, जो पहले से ही डरे हुए थे, ललिता की बातों में आ गए। उन्होंने प्रतिभा को धिक्कारना शुरू कर दिया, जबकि प्रतिभा उस खाली कमरे में बिल्कुल अकेली रह गई थी, जहां अब नमन की वह सुरक्षा वाली ठंडी छांव नहीं थी। प्रतिभा के घरवाले अपनी ही बेटी के दुश्मन बन बैठे थे। उन्हें बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह प्रतिभा को इस घर से विदा कर दिया जाए। ललिता ने इस आग में घी डालते हुए एक नया प्रस्ताव रखा। देखो, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उम्र 40 साल है और पहली पत्नी का देहांत हो चुका है। वे बिना किसी दहेज के शादी के लिए तैयार हैं। अब प्रतिभा वैसी सुंदर तो है नहीं कि कोई राजकुमार इसे ब्याहने आएगा, और अगर कोई आया भी तो इतना दहेज मांगेगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। घर वालों का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन नमन के जाने के बाद वे प्रतिभा को एक खतरा समझने लगे थे। उन्होंने भारी मन से इस बेमेल रिश्ते के लिए हां कर दी। चंद दिनों में ही शादी की तारीखें तय होने लगीं। ललिता अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, जबकि प्रतिभा की दुनिया उद्यती दिख रही थी। उसने मिन्नतें की, रोई, चिल्लाई,
पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उधर तांत्रिक की उस अभिमंत्रित बोतल में कैद नमन तड़ियसा छाप रहा था। उसे अपनी दिव्य दृष्टि से आभास हो रहा था कि प्रतिभा किसी बहुत बधे संकट में है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस बंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हनुमान चालीसा के प्रभाव वाली वह कैद बहुत मजबूत थी। घर में तनाव के बीच प्रतिभा की मां शिवानी जी का ममता भरा दिल पसीज गया। वे रात के समय प्रतिभा के कमरे में आईं और उसे पुचकारते हुए समझाने लगी, बेटा, हम जो कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, तू समझती क्यों नहीं? लेकिन ललिता की साजिश यहां खत्म नहीं हुई थी। वह चाहती थी कि घर वाले प्रतिभा का चेहरा देखना तो दूर, उसके नाम से भी नफरत करें। संजय के शरीर में मौजूद वह किराए का प्रेत अब भी सक्रिय था। ललिता ने उसे इशारा किया कि वह शिवानी जी पर तब हमला करे जब वे प्रतिभा के साथ अकेली हों। जैसे ही शिवानी जी प्रतिभा के पास बैठकर उसे समझा रही थीं, अचानक संजय प्रेत के वश में हाथ में एक भारी डंडा लेकर कमरे में दाखिल हुआ। प्रतिभा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने अपनी ही मां के सिर पर ताबद्दतोद्द वार करना शुरू कर दिया। शिवानी जी लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गईं। ललिता ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, देखो प्रतिभा ने मां जी को मार डाला, उस ब्रह्म राक्षस ने जाते जाते इसे पागल कर दिया है। शिवानी जी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड्डढ़ी और देखते ही देखते बेहोश हो गईं। मौके का फायदा उठाकर संजय, जिसके शरीर में प्रेत था, ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग वहां जमा हो गए। संजय ने झूठा नाटक करते हुए सबको बताया, देखो, प्रतिभा ने इस शादी से बचने के लिए अपनी ही मां की जान लेने की कोशिश की है। घर वाले गुस्से और सदमे में थे। ललिता ने आव देखा न था, तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। प्रतिभा चीखती रही, हाथ जोड़कर विनती करती रही कि उसने अपनी मां को नहीं मारा, लेकिन उस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। ललिता के मन में अब भी डर था कि अगर शिवानी जी को होश आ गया तो वे सारा सच उगल देंगी। इसलिए उसने दबे पांव प्रेत से कहा कि वह शिवानी जी को खत्म कर दे। प्रेत ललिता के वश में था, इसलिए वह इस खौफनाक काम के लिए तैयार हो गया। उधर तांत्रिक को अचानक एहसास हुआ कि उसने ललिता को जो प्रेत दिया है वह अब खतरनाक हो सकता है। उसने ललिता को फोन किया और कड़े लहजे में कहा, ललिता, उस प्रेत को लेकर अभी के अभी मेरे पास आओ। ललिता ने टाल मटोल करते हुए कहा, अभी तो नहीं आ सकती बाबा, कुछ दिनों बाद आऊंगी। तांत्रिक चिल्लाया, मूर्ख मत बनो, वह एक प्रेत है। जितने लंबे समय तक वह तुम्हारे पति के शरीर में रहेगा, वह शरीर उतना ही खोखला और कमजोर होता जाएगा। उसे तुरंत निकालना होगा। लेकिन ललिता अपनी साजिश के नशे में अंधी थी। उसने तांत्रिक की बात अनसुनी कर दी और अपना फोन बंद कर दिया। तांत्रिक को अपना अपमान महसूस हुआ और वह बुरी तरह झल्ला उठा। तभी पास की बोतल में कैद नमन की भारी आवाज गूंजी, क्या हुआ? उसने तुम्हारा फोन काट दिया? तुम कितने मूर्ख तांत्रिक हो। वह औरत तुम्हारी विद्या का इस्तेमाल करके न जाने क्या क्या अनर्थ कर रही है और तुम यहां तमाशा देख रहे हो। नमन की कड़वी बातों ने तांत्रिक के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। उसे अब ललिता की नीयत पर शक होने लगा था। उसने तुरंत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और अपने एक दूसरे वफादार प्रेत को आदेश दिया कि वह फौरन ललिता के घर जाए और वहां की असलियत का पता लगाए। शिवानी जी के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत प्रतिभा को रिहा कर दिया और संजय को हिरासत में ले लिया। संजय अभी भी उस मानसिक आघात से उबर नहीं पाया था जो उस प्रेत के शरीर से निकलने पर हुआ था। ललिता अब पूरी तरह नमन के नियंत्रण में थी। नमन ने उसे मजबूर किया कि वह पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करे। रोते हुए और कांपते हुए ललिता ने सब सच बता दिया। कैसे उसने तांत्रिक से पुड़िया ली, कैसे उसने षड्यंत्र रचा और कैसे उसने संजय का इस्तेमाल अपनी सास पर हमला करने के लिए किया। उसकी गवाही ने प्रतिभा पर लगे सारे दाग धो दिए। अस्पताल में जब शिवानी जी को पूरी तरह होश आया तो उन्होंने प्रतिभा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। हम बाहरी दुनिया के डर से इतने अंधे हो गए थे कि तेरी सच्चाई और उस रूह नमन की नेक दिली को नहीं देख पाए।
घर के बाकी सदस्य भी अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। नमन ने प्रतिभा से आखिरी बार बात की। उसने कहा, प्रतिभा, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे सपने, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मेरा यहां रुकना सही नहीं है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे सामान्य जीवन में बाधा बन सकती है। तांत्रिक ने मुझे आजाद कर दिया है और अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। प्रतिभा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि नमन सही कह रहा है। उसने मुस्कुराते हुए उससे विदा किया। नमन एक ठंडी हवा के झोंके की तरह ओझल हो गया, लेकिन वह प्रतिभा के दिल में हमेशा के लिए एक रक्षक बनकर बस गया। कुछ दिनों बाद प्रतिभा अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए दिल्ली के लिए निकल पड़ी। अब वह न सिर्फ एक कामयाब प्रोफेशनल थी, बल्कि एक ऐसी साहसी लडाडेड हिचकी भी थी जिसने समाज और अदृश्य शक्तियों दोनों का सामना करके अपनी पहचान बनाई थी। ललिता और संजय अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे और प्रतिभा का परिवार अब फिर से एकजुट और खुश था। नमन ने आखिरकार ललिता का साथ छोड़ दिया, लेकिन ललिता फिर भी सबको संजय से दूर रहने के लिए उकसाती रही। इसी बीच शिवानी जी अस्पताल से वापस घर लौट आई। उधर लड़के वाले लगातार प्रतिभा की शादी की बात कर रहे थे। घर वाले भी यही सोच रहे थे कि अब प्रतिभा की शादी कर देनी चाहिए। तभी अचानक एक तांत्रिक वहां आया और उसने पूरी सच्चाई सामने रख दी। उसने बताया कि ललिता ने ही चाल चलकर प्रतिभा को फंसाने की कोशिश की थी। कुछ समय बाद प्रतिभा घर लौटी और उसने अपने परिवार से साफ शब्दों में कहा, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ देने के बजाय मेरे लिए मुश्किलें ही खड़ी की हैं। अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे ही बोझ क्यों समझते हैं। शादी करके ताने सुनने से बेहतर है कि मैं पढ़ लिख कर इतनी काबिल बनूं कि कोई मुझे ठुकराने की हिम्मत न कर सके। लेकिन मुझे पता है आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि फिलहाल मेरे ऊपर कोई दबाव न बनाया जाए। उसकी बात सुनकर घर वाले चुप हो गए और उसे अपनी मर्जी से जीने दिया। इसके बाद प्रतिभा बेंगलोर चली गई और वहां जाकर काम करने लगी। उसने लिखित में भी दे दिया कि उसे अपने पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए, ताकि परिवार उसे आगे परेशान न करे। बेंगलोर में एक दिन नमन उससे मिला और बोला, प्रतिभा, अब मेरी मुक्ति का समय आ चुका है। शायद मैं अब तक इसलिए भटक रहा था क्योंकि मैंने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे शांति मिल गई है। मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। मैं चाहता हूं कि समय आने पर तुम किसी अच्छे इंसान को अपना जीवन साथी बनाओ, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी अपने की जरूरत होगी। नमन की बात सुनकर प्रतिभा का मन भारी हो गया। वह उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन यह भी जानती थी कि नमन को अब मुक्ति मिलनी चाहिए। आखिरकार उसने उसे जाने दिया और वादा किया कि अगर उसे कोई सच्चा और अच्छा इंसान मिलेगा तो वह जरूर आगे बढ़ेगी। अब प्रतिभा का अपने परिवार से लगभग पूरा संपर्क टूट चुका था और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। प्रतिभा अब एक बड़ी कंपनी में सीए के पद पर काम कर रही है और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ललिता के का असर उसकी अपनी जिंदगी पर साफ दिखने लगा। उसके ससुराल वाले उससे दूरी बनाए रखने लगे, यहां तक कि उसकी भाभी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जिस तरह प्रतिभा का रिश्ता अपने घर वालों से टूट गया था, उसी तरह ललिता के ससुराल वालों ने भी उससे अपने रिश्ते लगभग खत्म कर दिए। ललिता की मां ने कई बार अपनी बहू को समझाने की कोशिश की कि वो ललिता के साथ ऐसा व्यवहार न करे, लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जब मेरी ननद ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी ये उसकी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई थी, तो क्या गारंटी है कि इसके यहां आने से मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? अगर आपको अपनी बेटी से मिलना है तो आप वहीं जाकर मिलिए। अगर वो यहां आई तो मैं और मेरे पति यह घर छोड़ देंगे। यह सुनकर ललिता की मां के पास कहने को कुछ नहीं बचा। ललिता खुद भी अब अपनी गलतियों का बोझ महसूस कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने न सिर्फ अपना परिवार खोया, बल्कि प्रतिभा की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की।
वहीं प्रतिभा इस बात के लिए हमेशा शुक्रगुजार रही कि नमन उसकी जिंदगी में आया। अगर नमन उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, यह थी प्रतिभा की एक बेहद दर्दनाक कहानी। लेकिन अच्छा लगता है यह देखकर कि आज प्रतिभा अपनी जिंदगी में एक मजबूत और सफल मुकाम पर है। और हां दोस्तों, आपसे एक छोटी सी शिकायत भी है। आजकल आप लोग कमेंट्स में अपने विचार कम शेयर करते हो। कमेंट बॉक्स सिर्फ देखने के लिए नहीं, बात करने के लिए होता है। आप अपने विचार जरूर शेयर किया करो। मुझे बताओ कि आपको कैसी कहानियां पसंद हैं और आगे आपको क्या सुनना है। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही मुझे पता चलता है कि मैं कहां बेहतर कर सकता हूं।